हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम शहजाद। जैसे कि आप जानते हो, आज हमारे यहाँ यूपी बोर्ड का पेपर था। ठीक है, यूपी में हमारे फिजिक्स का ये है मेरे पास पेपर, देख रहे होंगे आप। ठीक है, क्या है 346 BX भौतिक विज्ञान फिजिक्स का मतलब। ठीक है, और 346 BX इसका कोड है। हम इसे सॉल्व कराने जा रहे हैं आज। ठीक है, देखना आप लोग अपने मतलब जो कल करके आए हो आप, ठीक है, उसे मिलान करना उससे। ठीक है, देखना फिर तुमने कितना सही करा और कितना गलत किया। वैसे अब तक हम जो अपनी वीडियो बना रहे हैं उसमें हमने जितना कराया है प्रतिवर्ती धारा तक आज तक करा दिया था। ठीक है, उसमें से कम वहां तक अगर बच्चे ने करा होता, ठीक है, कम से कम 40-50 नंबर तो फिर भी लिया था वो। अभी हमारी वीडियो ही कम बनी है। ठीक है, आगे जैसे जैसे बनेगी, जैसे हम पूरी फिजिक्स कराएंगे तो इसमें से एक नंबर का भी नहीं छूटेगा जो बच्चा नहीं कर सकता था, जो हमने वैसे पढ़ाया था अपने ट्यूशन्स में। ठीक है, तो उसका बच्चा, हर कोई बच्चा पूरा 70 में 70 नंबर आराम से ला सकता है। ठीक है, ये हमारा वादा था। और देखो अब मैं इसे सॉल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख रहा होगा पेपर। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा में को क्रमशः V इजिकल टू क्या है 100 साइन 100t, I इजिकल टू क्या दिया है 100 साइन 100t प्लस π/3। ये दिया है V वोल्ट में, यहां पे लिखा हुआ है वोल्ट और यहां पर लिखा है मिली एम्पियर। इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है ना मिली एम्पियर, समझ गए, हमने ऐसे लिख लिया। क्या पूछा है, परिपथ में व्यती शक्ति है। क्या पूछा उसने, जो परिपथ में शक्ति व्यय हुई, ठीक है, वो बता दो यहां पर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ाया था P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, राइट। तो VRMS किसके बराबर होगा V0 अपॉन √2 के। ये हमने कराया है चैप्टर, देख लेना, उसमें प्रतिवर्ती धारा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में VRMS बराबर V0 अपॉन √2, IRMS बराबर क्या होगा I0 अपॉन √2 और cos फाई क्या है यहाँ पर π/3। ठीक है, तो V0 की वैल्यू क्या है, ये जो साइन से पहले वैल्यू होती है ये V0 होता है, और आई से साइन से पहले यहाँ वैल्यू जो है ये क्या है I0। ये भी तुम्हें पता होगा, हमने बताई थी कि दो इक्वेशन ये होती है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, याद आया कुछ, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, याद आई बात समझ में। ठीक है, तो इससे कंपेयर कर लो इस समीकरणों का इससे। तो यहाँ V0 है तो V0 की जगह पर आ गया 100, I0 की जगह पर भी आ गया 100। ठीक है, और यहाँ होता है फॉर्मूला ये, तो हमने ये लगा दिया। और इसमें क्योंकि यहाँ प्लस π/3 भी दिया है, तो इसका मतलब है π/3 ये क्या है अग्रगामी है। याद आया कुछ, प्रतिवर्ती धारा में हमने बताया था जब प्लस आता है तो ये चीज अग्रगामी है वोल्टेज से, अगर यहाँ माइनस होता तो पश्चगामी होता। कितने डिग्री π/3 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, देखते हैं हम। तो V0 की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन √2, इसकी वैल्यू कितनी है 100 अपॉन √2, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो 100 इंटू 100, ये बताओ √2 की आपस में गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा, और 1/2 ये है, तो इससे इसे कैंसिल कर दिया हमने, 50 आ गया, इससे इसे कैंसिल कर दिया। यहाँ एक बात और, अब भी सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आंसर मिलान नहीं हो पाएगा। ये बताओ मिली में नहीं है, जब ये मिली है तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू लगाएंगे हम क्या होगा मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में आएगा। तो मिली एम्पियर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम 10⁻³ एम्पियर में, और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये चलता रहेगा साथ में, क्या है 10⁻³ ठीक है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है भाई। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, तो 1/2। ठीक है, इस 2 से ये काट दिया हमने और इस 2 से ये काट दिया, तो 5 पंजे 25, 10⁻³ बताओ। ठीक है, अगर हम 10⁻³ हटा दें तो 1 2 3, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 2.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, थर्ड। P बराबर आ गया हमारे 2.5 वाट। कौन सा ऑप्शन सही आया है, थर्ड। तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है। बताइए समझ में आ गया। क्या करा रहे हैं हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स का जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, वो देंगे हम तुम्हें आज। अब तुम्हें मिलान करना है कि तुमने सही करके आए थे। ठीक है, नोट करते रहना, चेक कर लेना भाई। साफ करते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई, निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक युग्म है। सम न्यूट्रॉनिक, ये बताओ सम न्यूट्रॉनिक कैसे बताया था हमने तुम्हें? सम न्यूट्रॉनिक होता है ये कोई एटम है, ये होता है इसका एटॉमिक, ये होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। तो अगर न्यूट्रॉन समान देखने हैं तो इसमें से इसे घटा दो, ठीक है, याद है सब न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या था? समान न्यूट्रॉन, तो इसमें से ये घटा दो, जितने इसकी वैल्यू आए इतने ही दूसरे की आए, तो वो आपस में सम न्यूट्रॉनिक है। तो पहला ऑप्शन दिया था इसने 6C14 तथा 8O16। तो एक बात बताओ, 14 में से 6 गए कितने बचे? 8। 16 में से 8 गए कितने बचे? 8। तो यही पहला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि अगर तुम अब दूसरा मिलान करोगे, सेकंड क्या है 6C14 तथा 7N14, 14 में से 6 गए कितने बचे? 8। 14 में से 7 गए कितने बचे? 7। तो बताओ मैच कर रहा है? गलत है। थर्ड मिला लो ऐसे ही, थर्ड में क्या दिया है? 6C14 और 8O17, 14 में से 6 गए 8, 17 में से 8 गए 9, मैच नहीं कर रहा, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ठीक है, फोर्थ भी देख लो चाहे, फोर्थ क्या है? फोर्थ में 6C14 और 7N13, 14 में से 6 गए 8, 13 में से 7 गए 6, तो मैच नहीं कर रहा, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? पहला, जिसने बच्चे ने पहला करा है वो ठीक है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक कैसे निकलते हैं? मास नंबर में से, ठीक है, द्रव्यमान संख्या में से, ठीक है, परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाता है सम न्यूट्रॉनिक। दूसरा ऑप्शन समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं भाई, क्या है तीसरा ऑप्शन, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इतना है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब B0, 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला। यदि तरंग की आवृत्ति, ठीक है, कितनी हो? आवृत्ति F 10⁻12 हर्ट्ज हो, तब संबंधित वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा? E0 पूछा है। यहां पे इसने ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, आवृत्ति पता दे भी दी थी, तो अगर वो तरंग दैर्घ्य पूछता तब जरूरत पड़ेगी हमारी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है इससे। कभी तुम ये सोचते रह जाओ इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। ये बताओ, हमने तुम्हें ना पढ़ाया C बराबर E0/B0, तो या E0 बराबर क्या आ जाएगा? E0 ही तो निकालना है, E0 बराबर हो जाएगा CB0। बताओ ठीक है, तो CB0, C की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸, और B0 की वैल्यू क्या दी है इन्होंने? 3 × 10⁻−10। तो कितना हो गया? 3 × 3 = 9, 10 की घात माइनस की 10 है, प्लस की 8 है, तो माइनस का क्या बचा? 2। E0 इसकी वैल्यू यूनिट क्या होती है? वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन पर मीटर होती है, न्यूटन पर कूलम, तो इसमें वोल्ट प्रति मीटर में दिए हैं सारे आंसर। ठीक है, तो कौन सा सही है इसका? सेकंड, 9 × 10⁻−2 वोल्ट प्रति मीटर, इसका सेकंड सही है, पहले वाले मतलब गा का। ठीक है, कौन सा वाला करा रहे हैं हम? ये गा। ठीक है, यहां तक बताइए, समझ में आ गया? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है सुनो, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग V है। मतलब I जो है वो कितनी है? I, और VD की जो होता है अनुगमन वेग VD नहीं होता, बताओ, ये कराया नहीं है हमने तो। मैं ये क्या होता है? V है। यदि उसी धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में, इसका मतलब पहले त्रिज्या क्या थी इस वाले में? R थी, अब क्या कर दिया हमने? त्रिज्या दुगनी कर दी, तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या हो? यदि उसी धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में, ठीक है, त्रिज्या दुगनी कर दी, 2I हो, धारा कितनी भेज दें? 2I हो, I बराबर क्या कर दो? 2I हो, तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। अपवाह वेग बताओ, तो ये बताओ, हमने अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध पढ़ाया था, तो मैं I बराबर NEAVD, बताओ ठीक है। तो ये अगर पहले क्या कहा उसने? त्रिज्या में दिया है, क्योंकि दुगनी कर दी, तो अगर मैं इसे A को तोड़ दूं तो किस में टूटेगा? NEA, A क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है? तार का πr², और VD किसके बराबर दिया? V के। समीकरण 1, बताइए ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दी है? इसे केस फर्स्ट कह दो और केस सेकंड। वो कह रहा है I की जगह पे क्या कर दो? 2I कर दो, ठीक है, तो बराबर NE, और पाई R की जगह पे क्या लिख दो? 2R², दुगना कहा उसने करने को, ठीक है, और VD क्या होगा? VD क्या होगा? इसे VD रहने दो। तो एक बात बताओ, 2I बराबर क्या हो जाएगा? NE π4R² VD। समीकरण 2, हमें VD तो पूछा था उसने, कहा अब बताओ अनुगमन वेग क्या है, तो इसे डिवाइड कर दो किससे? इससे, ठीक है, तो I इसके बटे में आ जाएगा 2I/I बराबर NE π4R² VD।
बताइए आ गया। अपॉन में क्या आएगा, एन ई पाई आर स्क्वायर वी। बताओ ठीक है। इसकी वाई से आई कट गया, एन से एन, ई से ई, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। ठीक है, वी इधर चला गया तो 2v बराबर क्या आ गया 4vd। तो 2 दूनी 4, 2 कहां चला जाएगा बटे में, तो v अपॉन 2। तो vd जो आगा, vd डैश कह दो से चाहे, ठीक है, इस वाले को v का vd कह दो, vd किसके बराबर दिया v के, और यहां vd डैश कह दो। ठीक है, तो vd डैश जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, v अपॉन 2 के। तो v अपॉन 2 कौन सा ऑप्शन है इसमें, थर्ड, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध आ गया। ठीक है, उसको ऊपर कराया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, डा क्वेश्चन देखते हैं भाई। डा क्या है, 3 प्रिज्मों का अपवर्तन कोण 15 है, मतलब 3 प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म और तीसरा प्रिज्म, और इनका अपवर्तक कोण कितना है 15, जिसे हम प्रिज्म का कोण भी कहते हैं। ए भी मतलब इसका भी 15 है। आगे क्या कहा उसने, और अपवर्तनांक 1.6, इसका n1 कह दो 1.6, इसका n2 कितना है 1.5, इसका n3 कह दो 1.4। ठीक है, इतने तो है। यदि इनके विचलन कोण डेल 1, डेल 2, डेल 3 हो, मतलब डेल 1 इसका, डेल 2 इसका और डेल 3 इसका विचलन कोण हो, तो क्या पूछा उसने, तब इनमें रिलेशन पूछा है इन्होंने, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में क्या रिलेशन होगा। सही है। तो अब हम एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डेल बराबर ए एन माइनस 1, पता है ये फॉर्मूला, ए ब्रैकेट में n माइनस 1, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 15। अब हम इसकी बात करें अगर, तो इसकी जगह पर क्या आएगा 1.6 माइनस 1, तो 15, 1.6 में से 1 गया, क्या बचा 0.6, और 0.6 की मल्टीप्लाई करो तो 15 छंग 90, तो कितना आ गया 9। बताओ सही है। अगर हम इसकी बात करें डेल्टा 2 की, इसे डेल्टा 1 कह दो, a n2 माइनस 1, तो a की वैल्यू 15 और n2 की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1, 15 0.5, तो 15 पंजे 75, तो 7.5। डेल 3 की बात करें तो क्या आएगा, डेल 3 a n2 माइनस 1, तो a 15, n2 की वैल्यू 1.4 माइनस 1, तो 15 गुणा 1.4 में से 1 गया, कितना बचा 0.4, 0.4, 15 चौका 60, 6.0। ये बताओ सबसे बड़ी को वैल्यू किसकी है, डेल 1 की, फिर उससे छोटी डेल 2, फिर उससे भी छोटी डेल 3, तो इसका मतलब इसमें रिलेशन जो होगा डेल 1 सबसे बड़ा होगा, डेल 2 उससे छोटा और डेल 3 उससे भी छोटा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है तुम्हें, ए, फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन राइट है, बाकी सब गलत है। बताइए, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वास्तविक चाह, इसका लास्ट है ना पहले वाले खंड का, यदि वास्तविक नति कोण थीटा हो तब चुंबकीय यामोत्तर से एल्फा कोण पर समतल में नति कोण थीटा डैश हो तब थीटा डैश अपॉन थीटा होता है। ठीक है, देख तो रहे होंगे तुम, पेपर निकाल के रख लो और मिलान करते रहो। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब हम चुंबकीय सुई को लटकाते हैं, इस टाइप से आती है वो, याद होगा हमने ऐसे ही बनवाया था, इस टाइप से, ये चुंबकीय सुई लटक गई है ना, ऐसा आई थी। तो ये इधर आया था इसका क्षैतिज घटक H, और इधर आया था इसका ऊर्ध्वाधर घटक V, याद है, ऐसे कराया था। यहाँ N होता है, यहाँ S होता है, और यहाँ पे जो एंगल आता है उसे बोलते हैं थीटा, नति कोण। तो tan थीटा बराबर हमने प्रूफ करा था, देख लेना, मेरी वीडियो देख लेना चाहे उसमें ना कराया हो तो, tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन H, इक्वेशन 1, ये प्रूफ करा था हमने बस। लेकिन अब उसने कहा है कि चुंबकीय यामोत्तर से एल्फा कोण पर समतल से नति कोण थीटा डैश हो जा। अगर हम देखो क्या करते हैं, देखो इसे मैं दूसरे मार्कर से कर रहा हूं, इसलिए दूसरे कलर से, अगर हम इसे चुंबकीय यामोत्तर को कितना कोण से झुका दे, एल्फा से, ये कह रहा है वो। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू जो ये थीटा थी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा डैश हो जाती है। पहले वाला लिख रहा हूं मैं इसी मार्कर से, ये है, पहला क्या था थीटा, अब क्या हो गई थीटा डैश हो जाती है। तो क्या पूछा उसने, तो tan थीटा डैश अपॉन
टेन थीटा होगा, तो जब ये थीटा डैश हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी वजह से 36 जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 36 घटक क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो तुम कहोगे H cos एल्फा आ जाएगा। ये तो पता ही होगा, जिसमें एल्फा जिसके साथ मतलब एंगल होता है उस एक्सिस के साथ हमेशा कोस लिया जाता है और दूसरी तरफ साइन लिया जाता है, याद है। तो अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा डैश, तो तुम कहोगे V/H cos एल्फा। समीकरण 2, बताओ ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसने पूछा है टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा बराबर होगा, टेन थीटा डैश किसके बराबर है, V/H cos एल्फा अपॉन टेन थीटा किसके बराबर है, V/H, H से H और V से V कैंसिल, तो 1 cos एल्फा, और 1 cos एल्फा ऐसा तो आंसर दिया नहीं है, तो 1 cos एल्फा किसके बराबर होता है, सेक एल्फा के। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, पहला वाला। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। ठीक है, अब तक बताइए जितने भी हमने न्यूमेरिकल कराए, अब आप बताइए कि आपने कितने कितने सही करे हैं। ठीक है, ये बताइए, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट खंड बा पर चलते हैं हम। ठीक है, इसके 6 क्वेश्चन थे इसके MCQ, 6 के 6 हमने तुम्हें करा दिए। ठीक है, 6 विकल्प जो थे वो हमने करा दिए। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर, खंड बा पे आ गए हैं भैया हम। कहाँ पर आ गए हैं, खंड बा या सेक्शन बी, सेक्शन बी। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां लेंसों के आवर्धन क्रम से M1 व M2 हो, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा। तो जब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होगी वो होती है M1 क्रॉस M2। याद रखना, जब सूक्ष्मदर्शी जो होगी उसमें 2 लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक और एक नेत्रिका लेंस। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी M1 और नेत्रिका की M2 हो तो टोटल संयुक्त फोकस दूरी हो जाएगी, तो संयुक्त क्षमता हो जाएगी M = M1 क्रॉस M2। ये इसका फॉर्मूला होता है। पहला वाला हो गया, करके आए थे अब आप ऐसा। नेक्स्ट खा देखते हैं इसका। खा क्या कहा उसने, शंट से क्या अभिप्राय है। शंट, तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब हमने गैल्वेनोमीटर को, धारा मापी को, ठीक है, किस में बनाया था, अमीटर में बनाया था, तो हमने एक शंट लगाया था। मैंने वहां पे बताया था तुम्हें कि शंट का नाम आते ही समझ लो बहुत छोटे प्रतिरोध की बात हो रही है, और ये हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो 1 नंबर का आया, बस इतना भी लिख देता ना, बहुत छोटा प्रतिरोध है, तब भी 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें आराम से। क्या कहते हैं तुम, शंट एक बहुत छोटा प्रतिरोध है, बस ये कहना था, और इसे समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्या सब है, शंट एक बहुत छोटा प्रतिरोध होता है। अगर तुम इतना भी लिखे जाते हैं तो ठीक है, काम हो गया। और इसे कैसे लगाया जाता है, वैसे इसे परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये था ये क्वेश्चंस। गाभी सुन लो इसका, समझ तो गए। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरे का आंसर क्या था, पहले वाले का M = M1 क्रॉस M2। खा ये हो गया। गा भी देखो यहीं हाथों हाथ। क्या है, वैद्युत परिवर्तन के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम पूछा है, तो क्या है प्रथम नियम, संधि का नियम। याद आ गया, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये वाली लाइन लिखकर और ये लिख देते हैं। और किसी बच्चे ने खाली ये भी लिखे आया है ना, तो 1 नंबर कहीं नहीं गया। मैंने बहुत बार बताता हूँ ये कि 1 नंबर का क्वेश्चन में काटता नहीं है एग्जामिनर, अगर आधी बात भी उसे सही लगे, ये वाली बात कि सिग्मा i बराबर लिख तो गया 0, अब इसमें वो आधा नंबर ना देगा, 1 नंबर देगा। वैसे लिख देना थ्योरी भी, जिसने लिख दी है तो बहुत ही अच्छी बात है कि किरचॉफ का पहला नियम पूछा था ना उसने, तो लिखते हैं बल्कि संधि नियम। आगे लिखते हैं, किसी भी परिपथ पर मिलने वाली, किसी भी संधि पर मिलने वाली, वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, सिग्मा i = 0। बस 1 नंबर हो गया। घा सवाल क्या है, स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। तो क्या होता है स्व प्रेरण गुणांक, हमने प्रूफ कराया था स्व प्रेरण गुणांक में ΔI/ΔT। चाहे इससे परिभाषा बना दो। एक होता है N∅ = क्या आया था, Li, तो L बराबर क्या आ गया था, N∅/I। चाहे इससे परिभाषा बना दो, 1 नंबर की बात है। तो वैसे हम इससे बनवाते हैं परिभाषा ज़्यादातर। ठीक है, इसका ΔI/ΔE का मतलब क्या होता है, ΔT का, ΔI/ΔT का मतलब क्या होता है, धारा परिवर्तन की दर, ये तो मतलब है। तो अगर तुम ΔI/ΔT को 1 मान लो
तो L बराबर क्या हो जाएगा E। बस परिभाषा बना दो, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरक गुणांक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब उसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक होती है। हो गया, बताइए समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, यह हमने इंपॉर्टेंट ना बताया था तुम्हें, अक्षीय निरक्षीय, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जा अक्षीय स्थिति पर, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर आ जा, या अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव आ जा। तो उसने सूत्र पूछ लिया, परिभाषा प्रूफ ना करवा के ये पूछ लिया। तो ये बताओ इसका सूत्र क्या होता है, कौन सा सवाल है, चा। तो V बराबर ये करा होगा तुमने 1/4πε0 P/r²। वोल्ट और लिख देते तो और अच्छी बात है। लो बताओ, अब बताओ क्या चीज हमने इसमें से ना कराई थी, मिलाओ अब। क्लियर है। तो ये 5 के 5 सवाल 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4, कौन सा रह गया हमारा, डा रह गया भैया, सॉरी, घा के बाद डा रह गया, चाहिए है ना, डा मैं यहाँ करा देता हूँ। डा में क्या कहा उसने, m द्रव्यमान का एक कण v चाल से गति कर रहा है, कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो ये बताओ, हमने लिखवाई नहीं थी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p, लेकिन जब तरंगदैर्घ्य उसने द्रव्यमान दिया हो कण का और वेग दिया हो तो mv, देख लो चाहे रजिस्टर खोल के, ये लिखवाया हमने है ना। सही, अब तो सही होगा। 1 2 3 4 5 6 ये पूछा था उसने, डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य का सूत्र, m दिया था और v दिया था, ठीक है। तो लैम्डा बराबर h/p, और p की जगह पे ये लिखते हैं mv, जब m दिया हो और v दिया हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, दूसरे के भी सब समझ में आ गए। कितना अच्छा पेपर आया था इस साल, और फिर भी कुछ बच्चे ये कहेंगे अरे सर बहुत हार्ड पेपर था, सब पढ़ाया हुआ आया भाई। अब आ गए हम खंड सा पर, कहाँ आ गए हम, खंड सा। पेपर कोड क्या था हमारा, 346 में यहाँ लिख देता हूँ, 346, ठीक है, BX, क्योंकि अलग अलग यूपी के अंदर अलग अलग जिलों में अलग अलग कोड के नाम से कोड बदल जाते हैं, ठीक है। तो पेपर ही का पैटर्न बदल जाता है, क्वेश्चन बदल जाते हैं। तो हम जो करा रहे हैं 346 BX करा रहे हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ 346 BX, ये वाला पेपर सोल्व करा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई और सा पेपर भी सोल्व करना हो अपने यहाँ का, ठीक है, तो मुझे कमेंट में लिख दें, ठीक है, कि सर हमारे ज़िले का पेपर ये था, उसका कोड ये है, ये करा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सोल्व करा दूंगा। खंड सा देखते हैं भाई, क्या है तीसरे का देखो, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, क्या दे दिया उसने क्षेत्रफल, तो ये बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो बी बराबर क्या दे दिया 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 हो, 100 हो, तथा इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तब ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। नंबर 1 चुंबकीय आघूर्ण मतलब m बराबर क्या होता है NIA, याद है। n की वैल्यू क्या है 100, i की वैल्यू क्या है 0.2, a की वैल्यू कितनी दी है 5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो एक बात बताइए, 2 0 कम कर दो तो यहाँ क्या बचेगा -2, 5 दूनी 10, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 10⁻⁻ का क्या बचा 2, हो गया। चाहे ऐसे ही छोड़ दो या फिर ऐसे लिख दो 1 × 10⁻⁻2, क्या होता है इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। हो गया सवाल। बताओ भारी था पेपर, बताइए, सब करवाए ना है हमने। सेकंड क्या है इसका, सेकंड भी तो कहा है, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण पूछा सेकंड में। तो टो बराबर क्या होता है MB, अगर कोई एंगल देता तो हम MB sin थीटा, ये भी प्रूफ कराया हमने। तो M की जगह पर क्या लगाओगे तुम 10⁻⁻2, एक लिखो या मत लिखो, 1 × 10⁻⁻2 है ना, तो M की वैल्यू 10⁻⁻2, B की वैल्यू कितनी दी भैया ये 1.5, तो ये आंसर आ गया 1.5 × 10⁻⁻2। क्या होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर। लो भाई अभी हो गया, बताइए ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करें, मैच करके आना, मैच करते रहना भाई, कैसे करके आए हो तुम, यही आंसर आया है ना तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा करने जा रहे हैं भैया हम, क्या है सुनो, खा।
ये फॉर्मूला कराया हमने। नाभिक की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी है उसने, आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी दे दी उसने 1.2 × 10⁻⁻15, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ए क्या होता है, मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या की घात क्या है, 1/3, जहां ए द्रव्यमान संख्या तथा आर नॉट बराबर ये है। देखो खुद कहा उसने, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, नाभिक का घनत्व इस पर निर्भर नहीं करता। तो घनत्व बराबर क्या होगा, मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा था द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या हो गया, m/v। ये लेकिन अब मैं कहूँगा m क्या होता है, m। तो हम पता, किसी भी परमाणु का जब द्रव्यमान हम निकालते हैं तो इसका मान होता है कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू a। मतलब प्रति न्यूक्लियानों का द्रव्यमान इंटू न्यूक्लियानों की संख्या। ए क्या है, न्यूक्लियानों की संख्या। न्यूक्लियानों की संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या। और ये क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रति न्यूक्लियानों का द्रव्यमान। और ए क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियानों की संख्या, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। ये होता है कैपिटल M। मैं कहूँगा वैल्यू लगा दो, तुम कहोगे कैपिटल M बराबर, तो ये आ गया m इंटू ए। ठीक है, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो तुम कहोगे वॉल्यूम। यार किसकी बात हो रही है, नाभिक की। नाभिक को क्या माना जाता है, गोला। और गोले का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की क्यूब। r की क्यूब, क्योंकि उन्होंने r त्रिज्या दी है उसकी। ठीक है, तो m इंटू ए अपॉन 4/3 पाई। आर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, आर नॉट ए की पावर 1/3। और इस पूरे का क्या है, क्यूब है, मतलब घन है, ये लिख दिया। तो m a अपॉन 4/3 पाई। आर नॉट जो है इसकी क्या हो जाएगी, 3 घातें, और इसकी क्या होगी, ए की पावर 1/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए से ए काट दिया हमने। तो रो बराबर क्या आ गया हमारा, m अपॉन 4/3 पाई आर नॉट की क्यूब। ये बताओ इसमें कहीं पे, इस फॉर्मूले में कहीं भी ए दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो उसने ये तो कहा था, प्रूफ हो गया। सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। तो कहना चूंकि इस सूत्र में ए नहीं है, अतः घनत्व नाभिक की द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। बताइए भाई, समझ में आ गया? हाँ, ये कह सकते हो तुम एंड गेट, कि हमारे यूपी बोर्ड के हिसाब से 30% में सिलेबस में निकला हुआ था, तो उसमें गेट है ही नहीं, लेकिन इन्होंने पता ना उसमें दे दिए हैं, फिर भी वहाँ पे लॉजिक गेट निकाल दिए हैं 30% में। ये हमने नहीं कराया था। ठीक है, एंड गेट वाला लिख रहा हूँ मैं, तो समझा रही हूँ वैसे हमने उसमें करा दिया था फिर। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से उसमें दिए थे सब, क्वेश्चन बैंक में बाद में, लेकिन जो बच्चों ने बात तक नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, ये वाला और करा रहा हूँ। देखो क्या है, एंड गेट के सांकेतिक चित्र की सहायता से इसकी सत्यता सारणी बनाई है। तो एंड गेट का जो सत्य वो होता है चित्र, एंड गेट देखो इस टाइप से होता है, ऐसे। इसमें 2 इनपुट होते हैं, ए बी, और एक आउटपुट होता है, क्या होता है, वाई। और वाई का जो फॉर्मूला होता है, बूलियन एक्सप्रेशन होता है, वो होता है ए डॉट बी। ठीक है, ये मतलब है इसका, ए डॉट बी। इसका मतलब ये होता है, इसकी जो सत्यता सारणी होती है वो ऐसे बनाई जाती है। यहाँ ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे वाई। वाई बराबर क्या होता है, ए डॉट बी। ठीक है, तो ये बताओ अगर ये दोनों 0 0 हैं, ये कहने का मतलब है, तो ये बताओ 0 × 0 0 ना होगा। अगर ये 1 है या 0 है तो ये जब भी 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है या 1 है तब भी ये 0 हो जाएगा। ये 1 है या 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जो उसने कहा था ना, किससे बनाया मैंने पता, इसमें ऐसा होता है, ये सीरीज में लगे हुए होते हैं। क्या, ये जो स्विच होते हैं सीरीज में लगे होते हैं, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे बल्ब होता है, इसे हम कहते हैं वाई। वाई क्या होता है, आउटपुट जो हमें मिलता है। तो देखो अगर मैं स्विच ए भी 0 है इस टाइम, बी भी 0 है, ये तो मतलब है इसका।
ए भी जीरो बी भी जीरो, मतलब ना इससे करंट आ रहा है ना इससे, तो ए भी जीरो तो वाई क्या हो गया जीरो, बल्ब नहीं जलेगा, ये मतलब होता है। अगर मैं इसे बंद कर दूं, दूसरे नंबर पे इसे बंद कर दिया, मतलब इसे बंद दे दिया मैंने और इसे खुला रखा, तो बल्ब जल जाएगा कभी भी ना, देखो करंट यहाँ से जाएगी और यहाँ तक आ जाएगी बस, लेकिन ये खुले होने की वजह से यहाँ को पास ही ना होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, फिर अगर मैं इसे खुला रखूँ, जैसे इस टाइम खुला हुआ है, और इसे बंद कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसे 1 दे दिया मैंने, इसे 0। ठीक है, तो देखिए करंट यहीं तक जागी, बल्कि यहाँ जागी ना, चाहे तुमने कितना ही बंद कर दिया, तो इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। जब हम दोनों को ही बंद कर देते हैं, इसे भी और इसे भी बंद कर देते हैं, 1 दे दिया, तो करंट यहाँ से जागी और आराम से पास होती हुई इसमें बल्ब में को वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब बल्ब जल जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम सत्यता सारणी। सत्यता सारणी किसकी सारणी है? एंड गेट की। ये क्या बनाया हमने? एंड गेट। ये इसका प्रतीक होता है, और ये इसने जो कहा था ना एंड गेट का सांकेतिक चित्र की सहायता से, ये हो गया इसका सांकेतिक चित्र। ठीक है, ये बल्ब हो गया, ये है इसका आंसर। बताइए, ठीक है, नेक्स्ट करें। तीसरे का घा। देखते हैं तीसरे का घा क्या है भाई। सुनो, 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर, ठीक है, इसकी लंबाई 3 गुनी की जाती है। अब इस तार को 3 बराबर हिस्सों में काटकर चित्र अनुसार वैद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ए व बी के बीच संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, पहले 10 ओम था, आर वैल्यू क्या है आर की? 10 ओम। इसे जब खींच दिया, 3 गुना कर दिया, तो हमने तुम्हें बताया था नया प्रतिरोध होता है n स्क्वायर आर। तो n की जगह पे कितने गुना करा है? 3 गुना, तो इसका स्क्वायर कर दो। r की जगह पे 10, तो 3 तिया 9, 9 धाई 90। इसका मतलब अब जो नया तार है जिसे 3 गुना कर दिया गया, उसका प्रतिरोध 90 है। और अब हमने फिर उसके देखो, फिर दोबारा सुनो, मान लो ये तार था, इसका प्रतिरोध था 10 ओम। ठीक, अब उसने कहा इस तार को खींचकर 3 गुना कर दिया गया, ऐसा मान लो ये इसका 3 गुना कर दिया हमने। ठीक है, इतना ये इतना ये इतना ये, ठीक है, इस तार को हमने 3 गुना कर दिया। तो अब मैं पूछूं इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 90 ओम होगा। कितना होगा? 90 ओम। क्लियर है? अब वो कह रहा है इसे 3 बराबर भागों में काट लो, बराबर बराबर, और इन्हें ऐसा करके जोड़ दिया जैसे चित्र में दिखाया है। ऐसे तो है, जैसे, ठीक है, ऐसा जोड़ दिया है। अब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बता दो। तो अब एक बात बताओ, मैंने 3 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, तो हर एक टुकड़े का कितना प्रतिरोध होगा? तो 30 इसका होगा, 30 इसका होगा, 30 इसका होगा, तो 30, 30 और 30, ये दोनों कैसा होगा? श्रेणी क्रम, उसके साथ क्या होगा? समांतर। श्रेणी क्रम में क्या होगा? 60, 30 और 30 60, और इसके साथ समांतर। तो समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये चाहे अगर तुम्हें समझ में ना आए तो इससे भी कर सकते हो भाई। आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसका ही तो फॉर्मूला है, इसी से तो आता है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो R1 कितना है? ये जोड़ दिया हमने, पहले 60 कर दिया है। देखो अब इस चित्र को हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसे, ये ए था और ये क्या था? बी। इन दोनों का जब हमने 30 और 30 करा श्रेणी क्रम में, तो कितना है? 60, और ये क्या है? 30। तो अब आपस में कैसा होगा? समांतर ना हो गए, तो समांतर का ये है भैया फॉर्मूला। तो 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30, ऊपर कितना है? 60 इंटू 30 अपॉन में क्या है? इधर करा देता हूँ, 60 इंटू 30 अपॉन में कितना हो गया? 90। 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर तुल्य प्रतिरोध 20 ओम। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तीसरे के कितने हो गए? खंड, मतलब खंड सातक हो गए, है ना। अब खंड कौन सा देखेंगे हम? खंड दा देखते हैं। ठीक है, खंड दा देख रहे हैं भाई, क्या है खंड दा। इसका पहला सवाल देखो, चौथे का क्या है? बोहर परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल मुख्य क्वांटम संख्या n के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या सिद्ध करने को कहा उसने? t जो है वो क्वांटम संख्या की घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सिद्ध करके दिखाओ। तो एक बात बताओ, हम ये जानते हैं t इजिकल टू 2πr/v, कहाँ से आया है जानते हो तुम? ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसमें, तो पता है 11th में हमने पढ़ाते थे, 11th का फॉर्मूला है v बराबर r ओमेगा, लेकिन हमने कहा था इंटर में बहुत बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो v इजिकल टू r ओमेगा की जगह पे 2π/t लिख दिया, t को इधर ले गया, 2πr/v आ गया। बताओ क्लियर है? फिर हमने तुमसे कहा था बोहर के मॉडल के अनुसार
तुम्हें याद होगा v जो आई थी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल था n के, बताइए ठीक है। तो t 2 पाई r अपॉन v की जगह पे क्या आएगा 1 अपॉन n, तो 2 पाई r इंटू n, बताओ यहाँ तक ठीक है। अब फिर एक बात और बताओ, बोहर की जो त्रिज्या होती थी, बोहर त्रिज्या जैसे बोलते थे, तो वो क्या होती थी, r प्रोपोर्शनल होता था n स्क्वायर के। याद है जो हमने प्रथम कक्षा की त्रिज्या याद करवाई थी 0.53 एंगस्ट्रॉम, अगर वो दूसरे की पूछेगा तो 2 का स्क्वायर कर देते थे, याद आया कुछ, तो n स्क्वायर की तो होती थी। तो अगर हम r की जगह पे क्या लगा दें, n स्क्वायर इंटू n, r की जगह पे क्या लगा दें n स्क्वायर और इंटू n चल ही रहा है जो ऊपर गया था, ठीक है। तो अब ये बताओ 2 पाई तो कोस्टेंट है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n स्क्वायर और n क्या हो गया, n की क्यूब है, प्रूफ हो गया। बताओ कैसा लगा, ये पूछा था उसने, सब कुछ पढ़ाया हुआ आया भैया। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है नेक्स्ट, प्रकाश के विवर्तन के एकल रेखा छिद्र में प्रयोग में चौथे का खा, क्या है चौथे का खा, λ1 बराबर 660 नैनोमीटर के लिए प्रथम निम्निष्ठ किसी दूसरे तरंगदैर्घ्य λ2 के प्रथम उच्चिष्ट से संपाती है। संपाती मतलब कोइंसाइड कर रहा है, एक के ऊपर एक बराबर है, मतलब इक्वल है। तरंगदैर्घ्य λ2 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, वो जो होता है विवर्तन, विवर्तन कब आता है तो पता ही होगा तुम्हें, जब हम एकल रेखा छिद्र रहते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसे करके विवर्तन देखने को मिलता है, ऐसा इस पर्दे पर, ठीक है, मान लो यहाँ पे मिला। तो उसके लिए जब हम इसके लिए आवृत्ति का ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस टाइप से मिलता है, एक ये ऐसे चलता है, बताओ ठीक है। इसे बोलते हैं मैक्सिमम मतलब उच्चिष्ट, ठीक है। और इसके बराबर में जो होता है वो क्या होता है, प्रथम निम्निष्ठ, ठीक है, ऐसे तो चलेगा। और दूसरा निम्निष्ठ, तीसरा निम्निष्ठ, और इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 3λ/a, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इधर चलोगे तो माइनस की λ/a, इधर चलोगे प्लस की λ/a, ये आता है, ठीक है। देख लेना, मैंने ये डायग्राम बनवाया था, ठीक है, उसमें कराया था। तो प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम निम्निष्ठ का हो, प्रथम निम्निष्ठ, क्योंकि इसने क्या दिया है प्रयोग में, प्रथम निम्निष्ठ किसी दूसरी तरंगदैर्घ्य λ2 के प्रथम उच्चिष्ट के संपाती है, ठीक है। तो प्रथम निम्निष्ठ θ1 मान लो, कितना एंगल बनाया, θ1 बराबर होता है λ1/a मान लिया हमने, ठीक है, पहले वाले के लिए। फिर क्या है, उसने क्या कहा दूसरा, λ2 प्रथम उच्चिष्ट, अब क्या लिख दूं मैं, प्रथम उच्चिष्ट, तो इसे कह दो θ2 बराबर किसके बराबर है, लैम्डा, इसे 3λ/a होता है, तो 3λ2/a, ठीक है। आगे उसने कहा ये दोनों संपाती है, संपाती मतलब एक दूसरे के कोण क्या है, बराबर बना रहे हैं। तो θ1 की वैल्यू क्या है λ1/a, इसकी वैल्यू क्या है 3λ2/a, ऐसे एक कैंसिल हो गया। λ1 की वैल्यू कितनी दी उसने 660 नैनोमीटर, तो इसका आंसर भी नैनोमीटर में आ जाएगा। और अपॉन में क्या है इसके, इसमें होता है 3λ/2a होता है भाई, 3λ/a/2a, ऐसे एक कैंसिल हो गया, 3/2 तो λ2 निकालना हमें, तो क्या होगा भाई λ2, ये 2 इधर चला जाएगा, λ2 बराबर 660 गुणा 2/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, λ2 बराबर आ गया 22 दूनी 44, 440 नैनोमीटर। ये सवाल था भैया, ये कौन सा, चौथे का खा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सारे सवाल बहुत अच्छा पेपर आया है वैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया पेपर है, सारे सवाल वही हैं, मगर ये कह सकते हो हाँ न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दिए। जिन बच्चों को रुझान ना था न्यूमेरिकल करने में, वो उनका अच्छा ना हुआ होगा, बस हमें क्या कहते थे, हो सकता है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाए, फिजिक्स में होता ही न्यूमेरिकल ज़्यादा है यार, होनी चाहिए। देखो चौथे का गा सवाल देखो, चौथे का गा, चांदी का कार्यफलन 14.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है, सॉरी 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जब 100 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश, लैम्डा बराबर कितना दिया है 100 नैनोमीटर का पराबैंगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है, तब निरोधी विभव कितना आता है, निरोधी विभव 7.7 वोल्ट आता है,
ठीक है। 220 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान बताइए, बस ये पूछा। तो इससे तो हमारा कोई लेना देना ही ना है, बस इससे लेना देना पड़ेगा हमें, इनसे और इनसे ना पड़ेगा। उसने तो बस ये बताया है कोई चांदी है, मान लो ये चांदी का टुकड़ा रखा है, इसका जो कार्यफलन है कितना है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इस पर हम 100 नैनोमीटर का प्रकाश डालते हैं, कितने का 100 नैनोमीटर, तो इसका जो कार्यफलन है वो है सॉरी निरोधी विभव वो कितना हो जाता है 7.7 हो जाता है। तो अब वो कह रहा है कि यदि हम इसी पर चांदी के टुकड़े पर क्या है ये सिल्वर, ठीक है, इसी सिल्वर पर क्या डाल दें, कितना 220 नैनोमीटर का डाल दें, 220 नैनोमीटर का प्रकाश डाल दें, और कार्यफलन तो वही रहेगा क्योंकि वो चीज़ थोड़ी बदल दी इन्होंने, ऑब्जेक्ट तो वही का वही रहा, चांदी पहले थी चांदी अब थी, बस वो कह रहा है कि अब हम 220 का डालना है। तो आप बताओ कार्यफलन का मान क्या हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया अब, ठीक है, बहुत सवाल कराए हमने इसमें। तो अब तुम क्या कहोगे, क्या होता है फॉर्मूला भाई, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ये तो होता है E के मैक्स इजिकल टू बराबर होता है E माइनस W, याद है। तो ये किसके बराबर होता है जब निरोधी विभव की बात आती है, EV नोट की। तब मैं सोच रहा हूँ कि SC बाई लैम्डा से ना करके इसे, क्योंकि W का मान भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है इन्होंने, W तो है ये, ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बदल दें। लैम्डा का मान देखो नैनोमीटर में दिया है, कितना दिया नैनोमीटर में, ठीक है। तो नैनोमीटर में बदलने के लिए 1240 अपॉन क्या करते हैं हम लैम्डा, काय में लिखते हैं लैम्डा इन नैनोमीटर। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो किस में आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है, माइनस W, बताओ सही है। तो 1240 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना दिया है इन्होंने 220, माइनस W, W का मान क्या है 4.7, 0 से 0 कट गया, 22 से काट रहे हैं, देखो 11 से काट लें, 11 से कम ना, 11 से ना कट रहा, ठीक है। किससे कट रहा है 2 से, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, ये कितना बैठा, ये कितना बैठा 220 है ना, ये 220, अरे 200 है भाई, सॉरी, वैसे कोई बात नहीं थी, मेथड तो हमारा सही है। क्या दिया उसने यहाँ 200 दिया है, 200, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ लैम्डा की वैल्यू 200, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। इस 0 से पॉइंट यहाँ लग गया, 2 से काटेंगे इसे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो 6.2 में से 4.7 कम कर दो, तो 12 में से 5 7 गया 5, 6 यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 1 गया, 5 में से सॉरी 4 गया 1, ये कायम आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो चल लिया है अभी, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सही है। तो हमारा आंसर कायम आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें लेकिन V नोट पूछा है, तो E से E कैंसिल कर दो, तो V नोट बराबर क्या आ गया 1.5 वोल्ट, यही आंसर है हमारा। समझ में आया। उसने कहा था कि कोई धातु है सिल्वर, ठीक है, चांदी, उसका कार्यफलन इतना है, कार्यफलन तो जानते ही हो कि कम से कम इतनी ऊर्जा दोगे तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, याद है ये वाली बात। तो इतना है, जब हम इसमें 100 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालते हैं तो इसका निरोधी विभव इतना होता है। अगर हम इस पर 200 नैनोमीटर का प्रकाश डालें, ठीक है, 200 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालें तो इसका कार्य वो निरोधी विभव क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, किसकी इक्वेशन है ये तो पता ही होगा तुम्हें, आइंस्टीन की समीकरण से आइंस्टीन की समीकरण से तुम्हारे सामने कराया। तो बताइए समझ में आ गया, कराया ना था, बताओ इसमें क्या हमने सवाल। नेक्स्ट देखते हैं भाई, गा हो गया, चौथे का है ना, घा देखेंगे अब क्या है। बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये तो कर ही दिया होगा है ना सबने, क्या था, ऐसा करके हमने कुंडली बनाई थी, ठीक है, इसके केंद्र पर पूछा था चुंबकीय क्षेत्र, करंट ऐसे जा रही थी, तो हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ले ली थी हमने, सेंटर से R ले ली थी, याद आ गया। तो हमें पता था एक छोटे से टुकड़े से होकर गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से, क्या लिखा था हमने यहाँ पे, बायो सेवर्ट के नियम से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। फिर हमने कहा था केंद्र पर कोई भी वृत्त हो उसके केंद्र पर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर। फिर हम बोले हमें इस छोटे से टुकड़े का थोड़ी निकालना, हमें तो पूरे का निकालना है, तो पूरे के लिए क्या आती है, इसके लिए परिधि का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम पूरे का बात करेंगे B की तो यहाँ से डेल्टा हट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा डेल्टा L, इसका समेशन डेल्टा L, समेशन मतलब इसका टुकड़ा ये टुकड़ा प्लस 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 करते चले जाओ, और ये क्या बनी परिधि, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ गया 2 पाई R, अब R स्क्वायर से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 2 2 4, क्या आ गया आंसर हमारा म्यू नॉट I अपॉन
2r। ठीक है, क्या है इसका मात्रक? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बताइए, कराया ना था हमने। चाहो तो इसके नीचे ये भी लिख दो तो और अच्छा हो जाएगा। कितने नंबर का आया? 3 नंबर का आया भाई, लिख देना। ठीक है, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब, तो b बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट NI अपॉन 2r, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये इसका मात्रक हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब कराया नहीं था ये। इससे आगे बढ़ते हैं भाई, डा सवाल देखते हैं इसका। अभी तक कोई सा एक सवाल बताओ, एक सवाल बताओ जो ना कराया हो हमने। सब तो करे बार यार तुम्हारा, तो पेपर अच्छा ना था? सबसे बढ़िया पेपर रहा आपके से। ठीक है, क्या है डा सवाल इसका? चौथे का डा क्या है सुनो। धातु के दो गोलों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालना है तो पृष्ठ घनत्व होता क्या है? ये ना होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन है। जब पृष्ठ का नाम आता है तो क्षेत्रफल न लेते हैं। बताओ, ये पढ़ाया ना हमने तुम्हें कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन है, और लेमडा अगर रेखीय घनत्व कहता है यहीं पे तो लेमडा बराबर क्या आता है? क्यू अपॉन एल। याद आ गया? तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। तो ए क्या होगा यहाँ पे? क्षेत्र, क्योंकि इसने त्रिज्या की बात दी है, व्यास की, तो व्यास के लिए मतलब इसे त्रिज्या में तोड़े हैं तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बताओ ठीक है। तो पहले क्या हो ना, धातु के दो गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो जब व्यास 6 है तो पहले का तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। दूसरे क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया, मतलब आवेश क्या हो गया? समान हो गया। ठीक है, तो गोलों के पृष्ठ घनत्व का अनुपात बताइए। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। जब ये कोस्टेंट है, पाई कोस्टेंट है, तो सिग्मा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर का। तो सिग्मा 1 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सिग्मा 2 नीचे लिख रहा हूँ। तो क्या आना चाहिए? तो R2 ऊपर आना चाहिए, R1 नीचे आना चाहिए। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी। तो R2 की वैल्यू क्या है? 2। R1 की वैल्यू क्या है? 3। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर आ गया 4 अनुपात 9। 3 नंबर का सवाल है भैया। कोई था ये सवाल कुछ? नेक्स्ट करें, 5वें पे करते हैं। 5वें का सवाल। ठीक है, चौथे के सारे सवाल करा दिए मैंने, मिला लेना, वैसे ही करा है तुमने। 5वें के का क्या है? चित्र में दिखाया गया समांतर प्लेट संधारित्र धरिता का सूत्र प्राप्त कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टियों की मोटाई d1 व d2 है तथा उनके परावैद्युतांक k1 व k2 है। ठीक है, पट्टी ऐसे दी है, ऐसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही तो दिया है ये। इसकी जो मोटाई है यहां से यहां तक की वो d1 है, और ये कितनी है? d2 है, और इसका परावैद्युतांक k1 है, और इसका क्या है? k2 है। क्या पूछा हमने? धरिता पूछी। चित्र में दिखाया गया समांतर प्लेट संधारित्र की धरिता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये बताओ, ये दोनों कैसे लगे हुए हैं इस टाइम? श्रेणी क्रम में। अगर हम इन्हें ऐसा करके खड़ा कर दें तो ऐसे तो बनेगा, ये d1 और ये d2, ये k1 और ये k2। कैसे समझ लो, ऐसा करके खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम होती है, और श्रेणी क्रम में धरिता का सूत्र क्या होता है? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। श्रेणी क्रम मतलब समझ तो रहे हो, प्रतिरोध वालों का श्रेणी क्रम जो होता है वो इसका समांतर क्रम, जो इसका समांतर क्रम होता है उसका प्रतिरोध होगा, वो इसका श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, कभी ये सोच रहे हो श्रेणी क्रम में क्या कर दिया? क्लियर है ये बात? तो अब मैं बोलूँ कि संधारित्र धरिता का फॉर्मूला होता क्या था, तो तुम कहोगे एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता था। तो मैं तुमसे कहूँगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d तो होता था, लेकिन ये तो जब होता था जब वायु है, जब उसके बीच कुछ भरा हुआ ना हो। अगर कुछ भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो कहना लगाते थे एप्सिलॉन नॉट से पहले, तो क्या आता था? k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। क्लियर है? लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इनके जो बीच की दूरी दी है वो कितनी है? d1 और d2 है। ये तो है, ये d1 है और ये क्या है? d2 है। k1 k2 है। तो आप d की जगह पर क्या लेंगे हम? d1 1/c1। c1 की वैल्यू क्या बताओगे? k1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d1 प्लस, बताओ ऐसी तो होगी, k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d2। d1 d2 ऊपर पहुंच जाएगा, d1 अपॉन k1 एप्सिलॉन नॉट a प्लस d2 अपॉन k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a कॉमन ले लो, तो क्या आ गया? d1 अपॉन k1 प्लस, और ये क्या आ गया? d2 अपॉन k2। बताइए यहाँ तक। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये जो d है ये किसके बीच की दूरी होती थी? टोटल बीच की दूरी होती थी भैया d।
ये तो होती थी, बताओ फॉर्मूला लिखवाया होगा, देख लो चाहे, समंदर प्लेट संदर्भित रहित डी, लेकिन ये आधी है, ये आधी है। अगर मैं पूछूं D1 किसके बराबर है, D1, तो तुम क्या कहोगे कि D1 जो है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, D1 जो है, चूंकि D1 किसके बराबर है, D/2 का, D2 किसके बराबर है, D/2 का। बताओ ये होगी है ना, ये बता दो, बात समझ में आ रही है ना। ये पूरा तो D है, तो आधी कितनी होगी, D/2, आधी कितनी होगी, D/2, D1 D2 और D/2 है। तो जहाँ पे D1 है वहाँ पे D/2 लिख सकता हूँ, जहाँ पे D2 है वहाँ पे D/2 लिख सकता हूँ। तो 1/4πε0 D/2 नीचे आ जाएगा K1 प्लस D/2 K2, ऐसे तो चलेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, D/2 भी कॉमन ले लिया हमने, तो 2ε0 A 1/K1 प्लस 1/K2। एलसीएम ले लो, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, 2ε0 A, एलसीएम क्या आ गया, K1 K2, तो यहाँ पे क्या आ गया, K2, यहाँ पे आ गया K1, 1/C, और C का उल्टा करेंगे तो C, तो यहाँ भी सब उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा, 2ε0 A/D, और ये उल्टा कर दिया तो K1 K2 ऊपर अपॉन K1 प्लस K2। लो भैया प्रूफ हो गया, ये आया इसका आंसर, मैच कर लेना, ऐसे ही करा था आप लोगों ने। नेक्स्ट करने आ रहे हैं भैया हम 5वें का खा, ठीक है, साफ कर दें इसे, समझ में तो आ गया क्या करा हमने, K बराबर ε0 A/D होता है या नहीं। लेकिन ये कब होता है, जब पूरी प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो और उनके बीच की मोटाई क्या हो, D हो, तभी तो होता है, ठीक है। लेकिन इसने आधे आधे भाग में अलग अलग पट्टी भरी है, इसमें मान लो लकड़ी भर दी होगी, इसमें मान लो कागज भर दिया होगा, तो उनका परावैद्युतांक अलग अलग ना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई क्या होगी, D/2, यहाँ से यहाँ तक की D/2, मतलब D/2। हमने पहले तो ऐसे ही हल करा, तो D1 की जगह पर क्या लगा दिया, D/2, D2 की जगह पर D/2, ये भी कॉमन ले लिया, फिर उल्टा कर दिया, क्योंकि यहाँ तो 1/C चल लिया ना, 1/C, तो 1/C का उल्टा करेंगे C, तो ये भी उल्टा हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। सब कराए हुए सवाल आए भैया, सब कराए हुए हैं, अब तुम ना करके आओ तो वो तुम्हारी मर्जी भैया। नेक्स्ट करते हैं भाई 5वें का खा। क्या कहा उसने, एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गति कर रही है, एक 10 माइक्रोफेरेड धरिता के संधारित्र चित्र अनुसार जोड़ा गया है। अच्छा चित्र दिया है इसमें, चित्र इस साइड में ये दे दिया, ठीक है, बनाने जा रहे हैं भैया हम चित्र। ये संधारित्र है, यहाँ पे एक PQ जोड़ दी, PQ एक तार जोड़ दिया है, और V वेलोसिटी से ये क्या कर रही है, गति कर रही है। तो यहाँ पे क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दे दिया इन्होंने, ऐसा। ऐसे तो दिया है, और ये जो संधारित्र है उसकी प्लेट का नाम रखा है इस वाली का A, इसका नाम रखा B, ठीक है। हाँ भाई, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबा नीचे की ओर है, हाँ वैसे ही पता चल जाए हमें नीचे की ओर, क्यों, क्रोस क्या बताता है, या तो नीचे अपवर्ड, ठीक है, या इनवर्ड, याद है वाली बात। इससे ज्ञात कीजिए नंबर 1, छड़ PQ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर। तो ये बताओ क्या क्या चीजें दी, पहले तो ये बताओ, एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, तो L बराबर क्या दे दिया, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 1 मीटर। 4 टेस्ला के, B बराबर क्या दे दिया, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक समान चाल से गति कर रहा है, एक 10 माइक्रोफेरेड धरिता, 10 माइक्रोफेरेड, तो इसे अगर चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁻6 फेरेड धरिता के संधारित्र को चित्र अनुसार जोड़ दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल का लंबवत नीचे की ओर है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, छड़ PQ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, BVL, याद आया कुछ, तो B की जगह पर 4, V की जगह पर 2, L की जगह पर क्या है 1, तो 4 दूनी 8, क्या आंसर आ गया हमारा, 8 वोल्ट। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा बताओ, संधारित्रों पर आवेश, संधारित्रों पर आवेश, इसमें कितना आवेश होगा, तो C बराबर क्या होता है, Q/V, तो Q बराबर क्या होगा, CV, और मैंने बताया था जो E होता है वही V होता है, ये बीच की मात्रा की वोल्ट है, देखो इसका भी वोल्ट होता है। तो C की जगह पर क्या लगा दोगे, C की जगह पर 10 × 10⁻⁻6, और V की जगह पर क्या लगा दोगे, 8, बताओ सही है। तो अगर मैं 8 ऐसे रहने दो, इस 0 से 1 कम कर दूं तो 8 × 10⁻⁻5 ना आ जाएगा, क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूसरा भी हो गया। तीसरा सवाल देखो, संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धनावेश होगा,
एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब बताओ कौन सी प्लेट पर धनावेश होगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें ये बताऊंगा, जब इसके सिरों के बीच विभवांतर हो गया, पी और क्यू के सिरों के बीच क्या हो गया, विभवांतर, तो ये बैटरी का काम करेगा। वोल्टेज होगा बैटरी के सिरों के बीच ही तो विभवांतर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब पता है चला कि यहाँ पे अगर हम बैटरी बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाए। तो ये जो हमने ये बताया था राइट हैंड पाम रूल, याद आ गया। राइट हैंड पाम रूल से क्या करेंगे, हम इसकी दिशा निकालेंगे विद्युत वाहक बल की, ये जो बना है। कैसे, देखो सुनो, विद्युत वाहक बल किसका होता है, बैटरी का नहीं होता है, ये बताओ। तो जब हमने सेल के इसके तार के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल निकाल लिया, तो विद्युत वाहक बल क्या है, बैटरी, और बैटरी मुझे बनाना चाह रहा हूं, तो इसकी दिशा कैसे निकालूं। तो मैंने तुमसे कहा था राइट हैंड पाम रूल। कैसे, मतलब उंगलियां करो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, तो उंगली अंदर की ओर, और अंगूठा करो इसकी दिशा में मोशन की, तो ऐसी तो हो जाएगा। और फिर हथेली किधर की ओर लगाओ, ऊपर की ओर, जैसे किसी को थप्पड़ मारते हैं, तो इसका मतलब ऊपर की ओर होगी। इसकी डायरेक्शन किधर की ओर हो, ऊपर की ओर, इसका मतलब ऊपर बनेगा पॉजिटिव। दूसरे पेन से मार्कर से बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इधर बनेगा, समझ में आ जाएगा तुम्हारे पूरी बात, सब पढ़ा चुका हूँ भाई, सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ऊपर बनेगा पॉजिटिव और नीचे बनेगी निगेटिव, ऐसे बैटरी बन जाएगी। तो जब ऊपर पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव मतलब प्लस, और नीचे क्या है, निगेटिव, तो इसका मतलब प्लस इससे जुड़ा हुआ है, देखो, तो इसका मतलब ये प्लस, ये माइनस इससे जुड़ा हुआ है, तो ये माइनस। तो उसने तीसरे सवाल में ये तो पूछा था, संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धन आवेश है, कौन सी प्लेट पर, संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धन आवेश है, बस ये पूछा था। तो कह दोगे ए प्लेट पर धन आवेश है, आंसर। अब वो पूछता बी पर कौन सा है, तो तुम कहते ऋण आवेश है, बस ये बताओ, ये बात समझ में आ गई। अब बताओ, ये सवाल था 3 नंबर में, कितना अच्छा सवाल था, छोटा सा हल्का फुल्का सा। शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल का, 5वें का खा भी हो गया। अभी तक एक सवाल भी ऐसा नहीं आया जो तुम ना कर सकते थे, ठीक है भाई। इसका देखते हैं फिर 5वें का गा। 5वें का क्या है गा, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। पहले तो बताओ, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ही तो होता है, और जब स्मॉल आर दिया हो तो आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर प्लस आर। याद है फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। तो अगर मैं इसे ई बराबर ऐसे लिख दूं, ये इधर ले जाऊं, तो आई आर प्लस आर, इसे कह दो इक्वेशन 1। बताओ ठीक है। फिर एक ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर भी तो होता है, इक्वेशन 2। बताओ ठीक है। अगर मैं इसे इससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड 1/2, तो ई अपॉन वी बराबर आगा आई आर प्लस आर अपॉन, ये क्या है, किसके बराबर है, आई आर। आई से आर, आई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई अपॉन वी, ये जो आर है इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो, तो आर बटे आर प्लस आर बटे आर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ई अपॉन वी बराबर 1 प्लस आर अपॉन आर, ये तो आ गया। हमें तो आर का मान निकालना है, तो 1 को इधर ले जाओ, ई अपॉन वी माइनस 1 बराबर आर अपॉन आर, ये प्लस का मान इधर आके माइनस का हो गया। हमें तो इस वाले आर का मान निकालना है, तो इसे ऐसे लिख दो, आर बराबर आर गुणा में चले जाएगा, आर ई अपॉन वी माइनस 1। लो भैया आ गया प्रूफ। 3 नंबर का सवाल है ये, बताओ सही है। ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ई क्या है, विद्युत वाहक बल, वी क्या है, वोल्टेज विभवांतर, ठीक है। -1 वैल्यू लगा दोगे, सबकी आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। उसने मगर सूत्र ही कहा था कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। हो गया, कर दें साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है भैया, घा। तो एक बात बताओ, अगर घा तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार भारी सा है घा, 5वें का घा भारी ना है, वैसे ये भी सब कराए हमने उसमें, ठीक है। किसमें किसमें, प्रतिबिंब, ठीक है, और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब इससे निकल जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इसका अथवा कर सकते थे तुम बहुत आराम से। अथवा के बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने जब मैंने तुम्हें कराए थे, एनसीईआरटी में भी आया बिल्कुल सेम क्वेश्चन इस टाइप का ही। देखो कौन सा कर रहे हैं हम, 5वें का घा का अथवा, ये कर दो, ठीक है। ये कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरी 15 और 1.5 सेंटीमीटर है। किसकी बात आ रही है, पहले दूरदर्शी की। दूरदर्शी, तो इसका मतलब दूरदर्शी वाले में क्या होता है, एक अभिदृश्यक जो होता है बड़ा होता है लेंस, और नेत्रिका जो लेंस होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, सही है। इसकी फोकस दूरी कितनी दी है, एफओ 15 सेंटीमीटर, इसकी कितनी दी है, एफई 1.5 सेंटीमीटर, ये तो कहा उसने। इसे अभिदृश्यक से 3 मीटर दूर स्थित किसी एक वस्तु के लिए फोकसित किया गया है। ये जो अभिदृश्यक लेंस है, इससे कहीं यहाँ पे कोई 3 मीटर दूरी पे कोई वस्तु रखी है। कितने मीटर दूर है यहाँ से, 3 मीटर दूर।
एक वस्तु रखी है, ठीक है, यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो कैसा बना गया प्रतिबिंब? देखो पहले तो ये बताओ, ये ऐसे जाएगी एक लाइन, एक ऐसे जाएगी, तो ये जो जाएगी ये क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगी, है ना, और ये जो जा रही होगी ये सीधे निकल जाती है, ऐसी तो बनता है, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके ऐसे मुड़ जाएगा। सही करके बना लेना, ये समझ तो गए तुम, इसे पास पास बना दो। एक जो यहां से गई ऐसे, और यहां से जो गई ये क्या होगी, ऐसे, ठीक है, यहाँ हमारी आंख होती है, यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात बताओ, इस वाले लेंस ने, अभिदर्शक ने जो 3 मीटर दूरी पर वस्तु रखी थी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया? यहाँ पर ही तो मैच करी है, मिली है, यहाँ पे बनाया, तो इसने बनाया है ये। अभिदर्शी लेंस को ओ कहते हैं, ये भी पता होगा तुम्हें। तो इससे यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे हम? यूओ, ठीक है। तो इसने जो प्रतिबिंब बनाया यहाँ पे बनाया है तो उसे क्या कहेंगे हम? वीओ। याद है, अभिदर्शक को कहते हैं, ये सारी बात है। अब लेकिन ये जो प्रतिबिंब होगा इस वाले लेंस के लिए, इसे हम कहते हैं आई लेंस ई, ठीक है, आई पीस कहते हैं, आई पीस, नेत्र लेंस, ठीक है। तो आई पीस जो है इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, तो वस्तु की दूरी यू बोली जाती है, लेकिन इस वाले लेंस की बात आ रही है तो क्या बोलेंगे हम इसे? यूई, ठीक है। और इस लेंस ने इस वाले प्रतिबिंब को कहाँ बना दिया? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ बना दिया। मान लो कितनी दूरी पे? 25 सेंटीमीटर, ऐसी तो बनता है। कितनी दूरी है? 25, तो 25 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे हम? वी, ऐसे बना दिया। बताओ ठीक है यहाँ तक? तो क्या पूछा उसने? तब अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी बताइए। अच्छा, तो अगर हमें वीओ पता चल जा और यूई पता चल जा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में शायद क्वेश्चन नंबर 11 जने 11, 12, 13 इनमें से बिल्कुल सेम इस टाइप के सवाल है, देख लेना, मैंने कराए थे इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब तुम्हें इसका यूओ पता है 3 मीटर, एफओ पता है 15 सेंटीमीटर, तो वीओ ना निकाल सकते हो आराम से। बस अब यहाँ पे ये करना होगा, मीटर में दिया तो सेंटीमीटर में बदल देंगे। बताओ ठीक है? तो यूओ किसके बराबर दिया है? 3 मीटर, तो बराबर क्या कर दे? माइनस क्यों लगा दिया मैंने? समझ गए? इधर की ओर है लेंस से, इधर की ओर, यहीं से तो रख के नापोगे सीता, तो जब इधर से इधर को नापोगे तो 3 मीटर माइनस का आएगा, तो माइनस का 300 सेंटीमीटर। एफ बराबर, एफ ओ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस में एफ की वैल्यू प्लस ही रहती है। वी ओ बराबर मुझे निकाल के दिखा दो, एक तो आंसर वो मिल जाएगा मुझे, फिर एक उससे निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है? तो वी ओ, तो वो तुम कहोगे लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, ऐसी तो होता है। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? अभी दृश्यक के लिए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ओ ओ ओ, ठीक है। हमें क्या निकालना? वी ओ, तो ये इधर ले जाओ, 1/FO प्लस का 1/UO इजिकल टू 1/VO। तो 1/FO कितना दिया? FO 15, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि UO की वैल्यू कितनी है? माइनस का, तो माइनस जब यहाँ लगाऊंगा तो माइनस हो गया 300। एलसीएम क्या आ गया हमारा? 300। 15 से इसे काटेंगे, 15 दूनी 30, 20 बचा, 20 ही कम 20, 300 से 300 कट गया, 1/V0, ठीक है। ये 20 में से एक गया 19, कितना आ गया? 19/300 बराबर 1/V0, और V0 बराबर क्या आ गया? 300/19, ये आ गया, किस में आ गया? सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आ गई हमारी? 300/19 सेंटीमीटर। अब बात आई यूई की, यूई कैसे निकालें? तो तुम कहोगे सर एफ ही पता है, हमें वी पता है, तो यूई आराम से निकाल लेंगे हम। बताओ ठीक है? यूई निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इसे याद रखना, मैं अब ये निकलवा रहा हूँ, नोट कर लो इसे, ठीक है। शुरू करते हैं अब। क्या आया है हमारा? ये वीओ, वीओ कितना आया है? 300/19, इसे यहीं रहने दो, ठीक है। अब किसके लिए आया हमें? नेत्रिका लेंस के लिए। क्या है नेत्रिका लेंस के लिए? 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE, ये तो है फॉर्मूला, ठीक है। क्या निकालना हमें? यूई, तो यूई इधर ले जाओ, 1/UE इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/VE माइनस 1/FE। 1/VE बताओ कितना होगा? 1/VE, वी की वैल्यू क्या लगाएंगे हम? माइनस का 25। क्यों लगाएंगे माइनस 25? क्योंकि हम यहाँ भी तो रखेंगे फीता ऐसे करके, और यहाँ से इधर को नाप रहे हैं उल्टा, और ये कैसे जा रही है? लाइन है उधर को जा रही है, याद है कि इससे पीछे को नापते हैं तो क्या लेंगे? माइनस 1/FE। FE की वैल्यू कितनी है? 1.5। पॉइंट अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है। माइनस 1/25 माइनस
और 5 से इसे काट दूं तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 2/3 आ जाएगा। बताओ सही है? एलसीएम बताओ क्या आएगा? तो तुम कहोगे 25 तिया 75 ले लो सर। 25 तिया 75, 3 ही कम 3, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया है? माइनस का 53/75, माइनस का 53/75। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यू ही पूछूं, तो यू ही कितना आ जाएगा भैया? माइनस का 75 उल्टा कर दिया हमने, 53/75 है तो क्या हो जाएगा? 75/53। ठीक है, तो हमें यू ई भी पता चल गया, हमें वी भी पता, वी ओ भी पता है, तो दोनों को जोड़ देंगे। क्या कह देंगे हम? दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी बराबर वी ओ प्लस यू ओ। वी ओ की वैल्यू क्या थी? 300/19, ऐसे तो था ये 19/2, वो 19 ठीक है 300, 19/300। और यू की वैल्यू क्या है? 75/53। इनका एलसीएम ले लेना, सोल्व कर लेना, किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। बताओ समझ में आ गया? क्या करा पहले हमने? इसका सूत्र का सहायता लेके एफ ओ और यू ओ दिया था, क्या निकाल लिया हमने? वी ओ। इसका द्वारा क्या निकाल लिया? एफ ई दिया था, वी दिया था, क्या निकाल लिया? यू ई। दोनों की क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, माइनस की माइनस क्यों ना करो, ये सिर्फ माइनस क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस साइड में है। ठीक है, यहाँ पे जब प्लस करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे, तुम्हें याद होगा जब हमने ये लिखवाया था दूरी, जिसे हमने एल से लिखा था, मोड लगा देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज ना हो, तो माइनस भी को भी क्या कर देगा? ये मोड प्लस कर देता है। ठीक है, यहाँ तक बताइए समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं 5वें का। 5वें का तो शायद सब होगा। पांचवे का घा था, ये घा का अथवा। 5वें का अब डा और है। ठीक है, डा देखते हैं भाई। 5वें का डा क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? तो ये सबने कर दिया होगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके द्वारा हम पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो पास में रखी दूसरी कुंडली में क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बस आगे क्या कहा? उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। तो मैंने तुम्हें कल ऐसा करके बनाया था डायग्राम। तो हमने वहाँ पे इधर बहुत सारे फेरे लिए थे और यहाँ पे क्या लगा दिए थे हमने? इनपुट दिया था। तो मैं बोला था ये अपचाई का है, अपचाई का, याद आया बात? और यहाँ पे क्या लगाया था? कम। यहाँ पे क्या मिला था हमें? आउटपुट। इनपुट यहाँ था, चेक कर लेना मेरे कल की वीडियो, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला था हमें? आउटपुट। तो मैंने कहा था अगर वो ऊंचाई कह दे, ऊंचाई, ये किसका बनाया मैंने? अपचाई। अपचाई मतलब स्टेप डाउन। ठीक है, जो तुम देखते हो, अगर वो अपचाई की जगह ऊंचाई कह दे तो तुम इसका उल्टा कर देना। और उल्टा क्या? अगर तुमने ऐसे ही बना दिया जब भी सही है। बस यहाँ पे इनपुट की जगह फिर तुम्हें आउटपुट लिखना होगा, और यहाँ पे आउटपुट की जगह क्या लिखना होगा? इनपुट। लो, बन गया ऊंचाई का। अब लेकिन आगे क्या कहा उसने? बताओ समझ में आ गया अभी? ठीक है, ट्रांसफार्मर ऊर्जा 6 के किन्हीं दो कारणों का स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो कहा है तो तुम फ्लक्स लॉस कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? एडी करंट लॉस कह सकते हो। फ्लक्स लॉस पहला। दूसरा क्या है? एडी करंट मतलब भंवर धाराएं, भंवर धाराओं का लॉस, धाराओं से लॉस, ये पूछा उसने। फ्लक्स अगर ये याद ना रहे तो ये भी कह सकते हो कॉपर लॉस। कॉपर जो उसमें ये जो तांबे की, कॉपर की क्या लिए जाती हैं? वायर लिए जाते हैं और इनसे कुंडली बनाई जाती है। तो इनके अंदर क्या होता है? P = I² R आता है, जिसकी वजह से वो लॉस हो जाती है पावर। ठीक है, मैंने तुम्हें कल ये भी बताया था प्रत्यावर्ती धारा की, वो देखोगे मेरी वीडियो, तो उसमें बताया था कि आउटपुट वोल्ट, वो पावर आउटपुट पावर इनपुट के बराबर नहीं होती। अगर कोई आदर्श ट्रांसफार्मर है तभी होगी। याद है ये बात? मैंने बताई थी, मेरी वीडियो में देख लेना। तो उसने ये कहा था। तो इसमें भी लॉस हो रही है करंट, तो कह सकते हो कि कॉपर वायर की वजह से जो करंट लॉस हो रही है वो, और दूसरी क्या कह सकते हो? भंवर धाराओं की वजह से। तो मैं याद होगा ट्रांसफार्मर में हमने जो क्रोडे ली थी, नर्म लोहे की ली थी, और उनके ऊपर वार्निश कर दिया था इसी वजह से कि भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हो। खंड या पर पहुंच रहे हैं भाई हम, खंड या। कोई भी सवाल ना छोड़ा अभी तक हमने एक भी। खंड या देखो भाई क्या दिया है? दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R1, R2, R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य। 5 नंबर का सवाल है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत अच्छा। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये इससे समझ जाओगे। ऐसे तो दिया है, ये क्या है? R1,
10 ओम। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 30 वोल्ट की। ठीक है, ये है R2 कितना है? 20 ओम। और ये क्या है? R3 कितना है? 10 ओम। और ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की। ये चीज़ें सब दी हैं उसने, बताओ सही है। और क्या क्या पूछा है उसने? ठीक है, R1 R2 R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। कौन सा सवाल है? छठा खंड या का कौन सा 6 सवाल है ये। ठीक है, R1 R2 R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, शुरू करें। तो अब मैं दूसरे मार्कर से कर रहा हूँ, इसीलिए एक अलग देखा, ये तो दिया है उसने। तो एक बात बताओ, यहाँ से धारा निकली होगी तो उसका नाम मैं I1 रख दूँ। यहाँ से भी धारा निकली होगी, इस सेल से बड़े वाला जो साइन होता है ये प्लस का होता है ना, धारा हमेशा इससे निकलती है, इसका नाम I2 रख दूं। दोनों I2 इधर से आ रही है, I1 इधर से आ रही है, और दोनों किधर को मुड़ जाएंगी? इधर को। तो इस वाले जो परिपथ में है इसमें कितनी धारा है? I1 प्लस I2। ठीक है, तो देखो यहाँ आने के बाद क्या होगा, इसमें से कितनी धारा निकली थी? I1, तो I1 तो इधर को वापस आ जाएगी, क्या आ जाएगी? I1। और I2 इसमें से निकली थी तो I2 ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जितनी धारा एक तरफ से निकलती है पॉजिटिव से, उतनी धारा किधर जाती है? माइनस में जाती है। यहाँ तक बताइए, ठीक है। अब ये जैसी ही हमें करंट मिल गई कि इसमें जो करंट, इसमें जो धारा है कितनी है? I2, तो इसका मतलब हम I2 की वैल्यू निकालनी है। इसमें जो है वो है I1 की वैल्यू निकालनी है। और इसमें कितनी है? I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू आपस में जोड़ देंगे तो R2 में भी आ जाएगा। तो तीनों में उसने क्या पूछी थी? धारा पूछी थी, तो हमें समझ में आ गई। तो अब हम इसे पाश 1 कह दें और इसे पाश 2 कह दें, किसी को भी 1 2 कह दो। पहले इसके लिए काम कर लो, किसका नियम लगा दो? किरचॉफ का दूसरा नियम। याद आ गया? किरचॉफ के दूसरे नियम पे आ गया सवाल। ठीक है, पाश 1 में किरचॉफ के वोल्टता नियम से, ब्लैक से करा देता हूं कभी ये साफ ना दिख रहा हो तो मैं। ठीक है, वोल्टा नियम से। तो क्या होता है किरचॉफ का वोल्टा नियम? जब हम धारा में जिस दिशा में चलेंगे, धारा और उसका संगत प्रतिरोध, याद है, उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लो हम इस कमरे में आके खड़े हो गए, तो हमने देखा कितने प्रतिरोध हैं? एक ये है, एक ये है, और इसके अलावा है नहीं है। तो अब देखो एरो का निशान देखो धारा का, इसका मतलब कहीं भी आमने सामने नहीं आया। जब आमने सामने नहीं आया तो प्लस आएगा। तो इसमें कितनी धारा है? I2, और R का मान क्या है? 10। अब यहाँ आ जाओ, प्लस इसमें कितनी धारा है? I1 प्लस I2। R का मान कितना दिया? 20। बराबर कितने वोल्ट की बैटरी लग रही है इसमें? 10। बताओ, ये तो है किरचॉफ का दूसरा नियम। एक बात बताओ, 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 0 मतलब 10 कॉमन लेके इससे ये काट दो तो एक ही तो बचेगा। तो यहाँ क्या बचा? I2 प्लस 2 से अंदर गुणा कर दो, 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1। सही करके लिख लो, 2I1 ये I2 और 2I2 कितना हो गया? 3I2 बराबर 1, समीकरण 1। क्लियर है? इसमें पहुंचो पाश 2 से, फिर यहीं आओ, देखो एरो का निशान देखो, एरो का यहाँ से एरो कैसे जा रहा है? इसका मतलब बिल्कुल आमने सामने नहीं आई, तो इसका मतलब प्लस प्लस आएगा। पहले ऐसे चल रहे हैं हम, तो इसमें कितना ओम का प्रतिरोध है? 20। करंट कितनी है इसमें? I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पे कितना है? 10। करंट कितनी है? I1 बराबर कितने वोल्ट की बैटरी है? 30। ठीक है, देखो यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0 कॉमन लेके इससे काट दिया, 2 से अंदर गुणा कर दो, 2I1 प्लस 2I2 प्लस यह क्या बचा? 1I1 बराबर 3। तो I1 2I1 और I1 कितना हो गया? 3I1 प्लस क्या है? 2I2 बराबर क्या है? 3। बताओ सही है? समीकरण बन गई 2। अब इन दोनों को I1 I2 की वैल्यू निकाल लो, जैसे हाई स्कूल में न्यूमेरिकल करते थे, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, कोई भी कर लेगा। कैसे करेंगे? किसी भी एक का गुणांक बराबर कर दो। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं I2 का गुणांक बराबर कर दूँ, तो तुम कहोगे सर समीकरण 1 को कर दो 2 से गुणा, तो 2 3 6, इसे कर दो 3 से गुणा, I2 बराबर हो जाएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू किसी एक में रख के I2 की आ जाएगी। बताओ करना लोग है? कर रहे हैं, देखो इससे 2 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4I1, 2 तिया 6I2 बराबर क्या है? 2 ही कम 2, समीकरण क्या हो गई? 3। समीकरण बदल जाती हैं गुणा करते ही, 3 से इसकी गुणा कर दो, 3 तिया 9I1 प्लस 3 दूनी 6I2, 3 तिया 9, समीकरण कौन सी हो गई? 4। अब देखो समान है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, लेकिन तो क्या आ गया यहाँ पे? घटाने पर, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 9I1, ये प्लस का 4I1, तो माइनस का क्या बचा? 5I1। ये माइनस का 9 और ये प्लस का 2, तो माइनस का क्या बचा? 7। माइनस से माइनस कट गया, I1 बराबर क्या आ गया? 7/5। ये I1 की वैल्यू आ गई। चाहो तो इसे ऐसे करके लिख सकते हो, 5 × 5 5 × 20, I1 की वैल्यू आ गई 1.4 एम्पियर। लेकिन I1 की वैल्यू 7/5 ही रख देंगे हम किसी भी एक समीकरण में। समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, रखो भाई समीकरण 1 में I1, तो 2 I1 की वैल्यू कितनी है? 7/5 प्लस 3I2 बराबर है 1। ये बताओ 3I2 बराबर 1, ये 7 दूनी 14, 14/5 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? माइनस का 14/5। एलसीएम क्या आ गया? 5।
तो यहाँ क्या आ गया 5 माइनस 14 बराबर क्या चल गया 3i2। बताओ ठीक है। तो 5 14 माइनस का 5 ही है, कितने बचे माइनस के 9/5। तो i2 बराबर आ गया माइनस के 9/5 और इधर क्या है 3। तो i2 बराबर आ गया माइनस का 9/3 पंजे 15। ये i2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, i1 भी मिल गया i2 भी, यही तो पूछा था उसने। तुम ऐसा भी छोड़ सकते हो आंसर यही। तो तुम कहोगे कि 10 ओम में मतलब R1 में, उसने ये कहा था ना R1 R2 R3 में प्रवाहित धारा बताइए, तो तुम क्या कहोगे R1 में धारा ऐसा करके लिखोगे आप। कितनी है R1 में धारा? R1 में i1 ही तो है, तो i1 का मान क्या आया हुआ हमारा 7/5। तो ऐसे लिख दो 7/5 एम्पियर। फिर क्या लिखोगे R2 में धारा, R2 में धारा। तो R2 में क्या है, R2 तो ये है i1 प्लस i2, तो i1 की वैल्यू 7/5 और i2 की वैल्यू क्या है 9/15। एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ सही है। R3 में धारा, R3 में धारा, तो R3 में क्या है, R3 में i2, i2 की वैल्यू क्या आई अभी 9/15 एम्पियर। बताइए सही है, यहां तक बताओ। ये सवाल था 5 नंबर में। और अगर तुम ये भी ना कर सकते थे तो ये भी हमारा कराया हुआ आया। संतुलित में मीटर ब्रिज का परिपथ चित्र दर्शाया गया है, संतुलन बिंदु ए से 40 सिरे पर, लेकिन अथवा में है ना, तो मैंने पहला वाला पहले कर दिया छठा। तो अगर ये नहीं कर सकते थे तो ये कर देते। वैसे तो ये बहुत आसान है, बताओ क्या भारी लगा ये सवाल। ठीक है, 7वें सवाल पे आ जाओ। परिपथ चित्र की सहायता से ट्रांजिस्टर की दोलनायाम प्रक्रिया की कार्यप्रणाली समझिए। चलो अगर ये नहीं कराया तो मैंने ये तो कराया है, अथवा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था, मैंने कहा 100% आगा। परिपथ चित्र की सहायता से, परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया समझाइए। बताओ हो जाएगा 7वें का अथवा। ये तो साफ कर दें अब, बस 2 सवाल और रह गए तुम्हारे, है ना। क्या है देखो, 7वें का अथवा करने जा रहे हैं हम। 7वें का अथवा क्या है, परिपथित चित्र की सहायता पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए हमने क्या करा था भाई, पीएन संधि डायोड को ऐसे करके लगा दिया था, इधर लगा दिया था। अब मिला लो भाई, कराया आया ना हमने। और यहाँ पर क्या लगा दिया था, लोड प्रतिरोध लगा दिया था, जिसके सिरों के बीच हमें क्या चाहिए थी, आउटपुट चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिया था, यहाँ पर प्राथमिक कुंडली लगा दी थी जहाँ से हमने इनपुट दिया था। मिला लो, ये P थी, ये सेकेंडरी कुंडली S1 और ये S2 कह दिया था, सेकेंडरी कुंडली S। ठीक है, याद है ऐसे कराया था। इसका नाम D1 रख दिया था और इसका नाम D2। तो हमें करंट कैसे मिली थी, करंट ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हमें कैसे मिल गई थी, पूर्ण तरंग मतलब इसके वजह से मिली थी, इसकी भी इस टाइप से मिल गई थी। ठीक है, करा दिया था हमने पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, मैच कर लेना। तो 7वें भी हो गया, 5 नंबर में आ गया भैया इतना अच्छा छोटा सा। नेक्स्ट करते हैं 8वां सवाल। 8वें में दिया यंग के द्वियुक्त स्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ कितना हल्के हल्के सवाल आए हैं। क्या आया, याद आ गया, y बराबर ND लैम्डा अपॉन डी। ये प्रूफ करने को कहा उसने, ये तो कहा है केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए, अदीप्त फ्रिंज की, सॉरी अदीप्त कहा है, अदीप्त। तो अदीप्त में क्या हो जाता है भाई, y बराबर N-1/2 डी लैम्डा बाई 2 डी लैम्डा बाई डी, ये तो आ गया था। ठीक है, 2n-1/2 भी कह सकते हो इसे, ऐसे भी कर दिया था हमने 2n-1/2 अगर ऐसा कराया हो तो एक ही बात है। ठीक है, ये आ गया था किसके लिए, अदीप फ्रिंज के लिए। हाईगेंस अगर तुम ये ना कराया होगा तुमने अगर, तो ये कर दिया होगा। लो ये भी हमारा कराया हुआ है। हाईगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है बताओ, इंपॉर्टेंट ने कहा था। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम स्पष्ट कीजिए। लो ये कर दो, हाईगेंस का तरंग सिद्धांत लिख दो। हाईगेंस के अनुसार प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है और ये सभी दिशाओं में एक समान रूप से चलता है। प्रकाश की चाल माध्यम उसमें किसमें, निर्वात में सबसे अधिक और उसमें, ठीक है, माध्यम में किसी भी माध्यम में कम होती है। ठीक है, ये लिख दिया। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए मतलब हाईगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का उपयोग करके स्नेल का नियम परावर्तन की व्याख्या करनी है। मतलब सॉरी, स्नेल का नियम कहा ना, अपवर्तन की व्याख्या, कि देखो ऐसा आया था। ठीक है, ऐसा करके ना बनाया था हमने, चेक कर लेना, करवाया है ना, कि माना कि एक समतल तरंगार्क ए बी तिरछा आपतित होता है, फिर यहाँ से ऐसा निकला था, फिर यहाँ से हमने एक वो डाल दिया था। ठीक है, चाप यहाँ से ले लिया था, तो ए बी यहाँ पे क्या होगा बी डैश और यहाँ पे क्या होगा ए डैश। प्रूफ ना करा था हमने कि साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू कोस्टेंट, ये प्रूफ कर दिया था। ये वाला कर दो फिर अगर वो ना हुआ हो तो। ठीक है, सब हमारे कराए हुए हैं 5-5 नंबर वाले भी भाई।
आओ भाई क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का। ये बताना पेपर कैसा आया था, आप बताओ कैसा आया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 LCR का आ गया, क्या कहा था हमने, 100% आएगा, 100%, तो आ गया 100% में। ये दिया है, ये क्या दे दी इसने, कुंडली, ये क्या दे दी, संधारित्र, ये क्या दे दी इसने, प्रतिरोध। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 20 मिली हेनरी, इसकी वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू क्या है 1 किलो ओम, और इसकी समीकरण क्या दी है V बराबर 10 10 साइन 1000 T। ये तो दिया है वोल्ट। क्या पूछा उसने, प्रेरकीय तथा धारितीय प्रतिघात, प्रेरकीय तथा धारितीय प्रतिघात। प्रेरकीय क्या होती है एक्सेल, एक्सेल बराबर क्या होता है, देखो वहीं करा रहा हूँ, बहुत सिंपल सवाल है। पहला 90 का पहला प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल बराबर ओमेगा एल ना बताया था मैंने। ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वाली इक्वेशन से। कैसे लिखोगे, V बराबर क्या होता है V0 साइन ओमेगा टी। तुलना कर दो, देखो यहाँ V, यहाँ V, यहाँ V0, यहाँ 10 है, अगर V0 की जरूरत पड़ी मुझे तो 10 लूंगा, यहाँ साइन, यहाँ ओमेगा, यहाँ 1000, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया 1000 N2 L। L की वैल्यू क्या दी है 20 मिली हेनरी, तो 20 मिली हेनरी, मिली मतलब आया है तो 10 के घात -3, 10 के घात -3 से 1 2 3 कैंसिल, तो एक्सेल बराबर क्या आ गया, हो गया। अब उसने कहा था धारितीय प्रतिघात भी तो कहा है, तो XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 1000, C की वैल्यू कितनी दी है 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 गुणा 10 के घात -6, तो अगर मैं 2 3 कम कर दूं तो 10 के घात -3 बचेगी, -3 ऊपर जाके +3, +3 का मतलब 1000 बटे 2, 2 पंजे 10, लो XC बराबर आ गया 500 ओम। पहला सवाल हो गया। दूसरा सुनो, अनुनाद की दशा में अनुपयुक्त, ठीक है, अनप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति, आवृत्ति पूछा उसने सेकंड में। तो ये बताओ अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति, मैंने फॉर्मूला प्रूफ ना कराया था, F = 2 पाई √LC। बताओ सही है, यहाँ पे L की वैल्यू और C की वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा 1/2 पाई L। L की वैल्यू कितनी है, L की 20 गुणा 10 के घात -3, C की वैल्यू कितनी है, C की 2 गुणा 10 के घात -6। बताओ ठीक है, ये बताओ 10 के घात -3, 10 के घात -6, माइनस की 9 हो गई, अगर मैं 0 कम कर दूं तो माइनस की 8 बची, तो 2 पाई, तो 2 ये बचा, 2 ये बचा, 2 गुणा 10 के घात -8, तो 1/2 पाई, 2 गुणा 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, 10 के घात -4 में से 8 में से -4 आ जाएगी। अब इसे सोल्व ना कर लोगे तो 2 दूनी 4, 4 पाई आ जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 0। ठीक है, बताओ सही है, करके दिखाऊं, 1 2 3 4, नीचे क्या बचा 4 पाई, पहले 4 से काट दो इसे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऐसे हो जाए 4 दूनी 8, 2 बचे 20 होगा, 4 पंजे 20, 2 0 ये उतार लो। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम 2500 बटे पाई, क्या आ गया इसका मात्रक हर्ट्स, बताइए ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ 2500 बटे पाई हर्ट्स, ये F की वैल्यू आ गई। तीसरा सवाल क्या कहा भाई, सुनो, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। तो मैंने तुमसे कहा था जब भी अनुनाद की स्थिति में आ जाए तो Z बराबर R हो जाता है, बस हो गया। अनुनाद की स्थिति में Z बराबर R, प्रतिबाधा Z ही तो होती है, Z बराबर R कितना दिया 1 किलो ओम, 1 किलो ओम ही लिख दो, चाहे 1000 ओम लिख देना, आंसर 5 नंबर का आया था भाई। बस इसी के साथ हमने ये पूरा पेपर करा दिया है। ठीक है, कैसा लगा आपको, ठीक है सॉल्यूशन, और पेपर कैसा आया था ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।